हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर आपका 17 है, 17 है। यहाँ पर 17 नंबर के चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। 16 तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और 17 नंबर का अध्याय है, ये है स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं, पहला सवाल है, देख लेते हैं। पहला सवाल है, भारत के संविधान के भाग 9 की विशिष्टता नहीं है, यानी नेगेटिव सेंस पूछा गया, कौन सा भाग 9 के बारे में नहीं बताता है। तो कह रहा है कि पंचायतों के लिए 5 वर्षीय कार्यकाल, हाँ ये तो बताता है। पंचायत की सदस्यता के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, और फिर ग्राम पंचायत पंचायत के सभी स्थानों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं, इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये वाला गलत हो गया। महिलाओं के लिए कम से कम 1 तिहाई स्थानों का आरक्षण, ये भी इसमें बताया गया है। चलिए यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में भाग 9 और तथा अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अंतर्गत सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का प्रावधान किया गया। ग्राम माध्यमिक तथा जिला, ग्राम वाली और फिर माध्यमिक, फिर आपका जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वहां के लोगों के द्वारा हर 5 वर्ष के में राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में होगा। यह अधिनियम तभी सभी स्तरों पर पंचायतों को कार्यकाल के 5 वर्ष के लिए निश्चित करता है। इसके साथ ही पंचायत के सभी स्तरों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी संख्या के कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण उपलब्ध कराता है। महिलाओं के लिए भी यह प्रत्येक स्तर पर कम से कम 1 तिहाई सीटों का आरक्षण होता है। अगला सवाल आपका है, कौन सी आपके संविधान, आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की आधारभूत विशेषताएं नहीं है। आधारभूत विशेषताएं हैं, यानी इसमें पूछा जा रहा है कौन सी हैं। तो ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तरों पर पंचायत की त्रिस्तरीय संरचना का उपबंध है, हाँ सही है। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों और महिलाओं के लिए पंचायतों के सभी स्तरों में आरक्षण दिया गया, सही बात है, दोनों पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में पंचायतों के लिए निर्वाचन होता है, सही है। पंचायतों संविधान में 11वीं अनुसूची का पुनः स्थापन, ये भी आपका सही हो जाता है। तो चारों के चारों आपके पॉइंट सही हैं। आगे बात करते हैं, पंचायतों के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा पंचायतों के सदस्य सीधे ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं, हाँ सही है। प्रत्यक्ष चुनाव होता है। पंचायतों के चुनाव का आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, हाँ सही है। केंद्र सरकार कानून द्वारा किसी भी पंचायत को कर उगाही के लिए प्राधिकृत कर सकती है, गलत है ये वाला, ठीक है। और प्रत्येक पंचायत अपनी प्रथम बैठक के आयोजन की तिथि से अगले 5 वर्ष तक कायम रहती है, हाँ ठीक है, 5 वर्ष तक कायम रहती है। चलिए यहाँ पर आगे बात करते हैं। भारत में पंचायती राज को 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया। और यहाँ पर बात करते हैं, ग्राम सभा के चुनाव में ग्राम स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्रों में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति भाग लेते हैं। पंचायतों के चुनाव का आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में, निर्देश में, नियंत्रण में होता है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष का होना आवश्यक है। राज्य विधानमंडल पंचायत की कर, चुंगी शुल्क लगाने और उनके संग्रहण के लिए प्राधिकृत है, ठीक है। ये आपका राज्य विधानमंडल पंचायत की कर, चुंगी शुल्क लगाने और उनसे संग्रहण के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं। कौन कर सकता है? राज्य विधानमंडल, ठीक है। प्रत्येक पंचायत अपनी प्रथम बैठक के आयोजन की तिथि से आरंभ करके 5 वर्ष तक कायम रहती है। असामयिक विघटन के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल शेष काल तक रहती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है आपका। आगे बात करते हैं, पहला सवाल, फिर चौथा नंबर का सवाल है, पंचायतों की कार्यप्रणाली के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर, पंचायत करों, शुल्क, मार्ग करों इत्यादि की उगाही राज्य संग्रह और प्रयोग कर सकती है, हाँ कर सकती है, ठीक है। एक व्यक्ति जो 25 वर्ष का हो गया हो, नहीं यहाँ पर गलत हो गया, 21 वर्ष हो गया हो, ठीक है, तो इसलिए यही वाला गलत हो गया। प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक की तिथि से, तो सही वाला पॉइंट लिखा गया है। और फिर प्रत्येक एक पंचायत को असामयिक विघटन के बाद पुनर्गठित की जाती है, वह पूर्ण अवधि के लिए केवल शेष कार्यकाल तक रह सकती है।
वह पूर्ण अवधि के लिए केवल शेष कार्यकाल तक रह सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी सही है। तब अगला सवाल बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है निर्दिष्ट करता है। क्या निर्दिष्ट करता है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है। तो ये निर्दिष्ट करेगा, क्या करेगा, तो लिखा है क्या, लिखा है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार अल्पसंख्यक वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए आर्जक रोजगार सृजन करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थी तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थक वयस्कों के लिए रोजगार सृजन ये भी नहीं करता है। ठीक है, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायत राज संस्थाओं के बुनियादी रखना है, तो ये वाला पॉइंट आपका सही हो जाता है। ठीक है, बाकी आपका जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि समता एवं बिना भेदभाव की सुरक्षा की गारंटी, ये भी आपका गलत है। तो ठीक है, तो सी वाला ओनली, केवल सी वाला सही है। यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये सारी पॉइंट अभी जस्ट ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके थे। अगला है क्या है, किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, तो नागरिकों की शिकायतें, बाकी आपका आर्थिक मामले में होता है, विधि निर्माण, कार्मिकों के मामले, ये सब कुछ होता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और अब बात करते हैं इसमें पंचायती राज संस्थाओं संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। इसमें राज्य सरकारों को कुछ क्षेत्रों पर स्थानीय निकायों के ऊपर अधिकार दिया गया है। इसमें कार्मिक क्षेत्र, आर्थिक, विधिक और आर्थिक क्षेत्र इत्यादि प्रमुख शामिल है। अगला सवाल है, पंचायत के संस्थापन के संदर्भ में भारत के संविधान के उपबंध में निम्नलिखित में से किस एक राज्य पर नहीं लागू होते हैं। किसमें भाई साहब नहीं लागू होते हैं, तो मेघालय में ये लागू नहीं होते हैं। जो पंचायती राज वाला जो सिस्टम है वो आपका मेघालय में नहीं लागू होता है। और ये कौन कौन से हैं आपके, जो मेघालय है, ठीक है, मेघालय है और नागालैंड है, मिजोरम है, दिल्ली है, और बात करते हैं दिल्ली है। और फिर यहाँ पर कुछ अन्य विशेष क्षेत्रों में लागू नहीं होते हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो कहाँ कहाँ नहीं लागू होता है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली में लागू नहीं होता है। अगला सवाल, भारत के संविधान के नवे भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है। जस्ट अभी पढ़ा गया था, नागालैंड, मेघालय और आपका नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, ये वाला आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर लागू नहीं होता है। दिल्ली भी है यहाँ पर, लेकिन दिल्ली ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो सी वाला उत्तर सही है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज संस्थाएं मुख्यतः किस प्रकार की संस्थाएं हैं, तो ये आपके किस प्रकार की भाई साहब संस्थाएं होती हैं, तो ये स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट होती हैं, स्वशासन संस्थाएं होती हैं। दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। 73वें संविधान संशोधन के विषय में कौन सा सही है, पंचायतों की संवैधानिक स्थिति है, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, आर्टिकल आपका 243 में बताया गया। अनुसूचित जातियों या विषय के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया, सही है। जिला योजना के लिए स्थायी संरचनाओं का उपबंध करना, तो आपका 1 और 2 केवल सही है, तीसरा वाला भाई साहब गलत हो जाता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन 1992 के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक उल्लिखित है। इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसमें 29 विषय हैं। कितने विषय, 29 विषय हैं। यह न्यायालय को निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन से संबंधित सुनवाई करने से रोकता है। अच्छा, इस प्रकार पंचायती राज जो है, पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई है। इस उपबंध द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का उपबंध किया गया है। और ज्ञातव्य है कि जिला योजना के लिए स्थायी संरचनाओं का उपबंध 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है। यह संशोधन अधिनियम नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। अगला सवाल, संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें पंचायतों की स्थापना के संदर्भ में उपबंध के लिए कौन से आपके उपबंध दिए गए हैं, तो बात करते हैं यहाँ पर संविधान में नई
संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची का जोड़ा जाना, जिसमें 29 विषय सूचीबद्ध हैं जिसके संबंध में जिनके संबंध में पंचायतें कार्य करेंगी, ये सही है। 11वीं अनुसूची का जोड़ा जाना जिसमें 18 विषय, ये गलत है, 29 विषय हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पर आगे बात करते हैं। हाँ, अगला पॉइंट दिया गया है, कह रहा है कि न्यायालयों को निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन से संबंधित विधियों की वैधता पर प्रश्न उठाने से रोकना, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। और पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण जो 1/3 से कम ना हो। और फिर बात करता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण को छोड़कर, तो यहाँ पर ये आपका 1 और 3 और आपका 1-3 वाला उत्तर सही हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन के बारे में। क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है कौन से आपके, क्या पूछ रहा है भाई, कौन सा अच्छा पॉइंट सही है। तो सीधा सीधा ये वाला देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है, गांव है, ब्लॉक है, जिला स्तर पर पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम निर्गत हुआ था, तो ये आपका आर्टिकल 40 से, ठीक है, आर्टिकल 40 में बताया गया है। यहाँ पर अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात की गई है, जो आपका डीपीएस में बताया गया है। पंचायती राज संशोधन अधिनियम जाना जाता है तो 73वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, नेगेटिव पूछा है। तो पहला पॉइंट दिया गया है, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है बिल्कुल। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये गलत दिया गया पॉइंट, क्योंकि आपका 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है, सही है। संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, तो ये भी आपका सही पॉइंट हो जाता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है तो आपका जिला पंचायत है, फिर आपका ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, नगर पंचायत इसमें नहीं है, ये आपका 74वें वाले में आता है। 1, 2, 3 आपका सही है। अगला सवाल, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य भाई साहब क्या सुनिश्चित करता है, तो विकास में जन भागीदारी बिल्कुल करता है। राजनैतिक जवाबदेही, ये गलत हो जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये भी सही है। वित्तीय संग्रहण, ये गलत है, तो 1 और 3 आपका सही हो जाता है। अगले सवाल पे भाई साहब चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है, स्थानीय सुशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। दूसरा वाला उत्तर भाई साहब सही है, 2 वाला सही है। निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करता है, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करेगा। और कौन करेगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण नहीं होता है। सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी, तो ये आपका तीसरा वाला उत्तर आपका सही, तो मतलब 1 और 3 इसमें सही हो जाता है। आर्थिक वित्तीय शक्तियों का प्रयोग, ये गलत हो जाता है, तो आपका 1 और 3 आपका सही हो जाता है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो आपका 343 में कहा गया है, नहीं 243 में, ठीक है, 343 में भाषा आ जाएगा, 243 में कहा गया पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है, तो आपका राज्य विधानमंडल के पास में भाई साहब होती है। दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में पंचायतों का गठन ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर किया जाएगा, सही है, ये तो अब कथन सही है। उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं होगा जिनकी संख्या 20 लाख से अनधिक है। अच्छा, तो ये भी आपका सही है, दोनों सही हैं। और यहाँ पर व्याख्या भी, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर अनुच्छेद 243 का खंड 243 बी का 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 243 खा 2 के अनुसार राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन किया जा सकेगा, नहीं किया जा सकेगा जिनकी अगर जनसंख्या क्या है 20 लाख से अधिक हो जाती है, तो नहीं होगा वहाँ पर। यहाँ पर आपका नगर पंचायत आ जाएगा। अगला सवाल,
अगला सवाल, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन का नियम के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठन नहीं की जा सकती हैं? तो आपका 20 लाख। ठीक है, अभी जस्ट ऊपर बढ़ा गया था 20 लाख, 20 लाख, 15-15 लाख, लेकिन नहीं, 20-20 लाख। यहाँ पर आगे बात करते हैं, ये आपका मैथ्स कराना, तो चलते हैं। सरपंच कहाँ मिलेगा? ग्राम पंचायत में मिलेगा। चेयरमैन कहाँ मिलेगा? नगर पालिका में मिलेगा। मेयर कहाँ मिलेगा? नगर निगम में मिलेगा। काउंसलर कहाँ मिलेगा? वार्ड में मिलेगा। ठीक है, काउंसलर कहाँ में? वार्ड में। मेयो मेयो होगा कहाँ पर? नगर निगम में। और चेयरमैन कहाँ मिलेगा? नगर पालिका में मिलेगा। चेयर 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 कहाँ मिलेगी? नगर में मिलेगी, नगर पालिका। सरपंच सरपंच ग्राम पंचायत में। ठीक है, ग्राम पंचायत में मिलेगा। ओके, किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? वो भाई किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने, बापू जी ने कहा था। बापू जी अमर रहे। ठीक है, बापू जी ने। किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? तो ये गांधी जी ने कहा था, गांधी जी का विचार था। महात्मा गांधी ने कहा है कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। उन्होंने आगे लिखा है कि यदि गांव नष्ट होंगे तो भारत नष्ट हो जाएगा। सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। उसे तकनीकी सहायता प्राप्त हुई थी कहाँ से? तो सोवियत संघ से प्राप्त हुई थी। कहाँ से भैया? नहीं, ये आपका प्राप्त हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चला? 1952 में चला। और ये इसको सहायता कहाँ से मिली? यूएसए से मिली। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 को प्रारंभ किया गया। भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका से तकनीकी सहायता प्राप्त की थी। सामुदायिक विकास का पहला कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम क्या है? तो ये हो जाता है कौन सा? अभी जस्ट पढ़ा गया था, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हो जाता है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान इस समय लागू हुआ था। तो ये स्थानीय निकायों में लागू है। ठीक है, स्थानीय निकायों में लागू है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 243 का डी, ठीक है, के खंड 3 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान जो है वो आपके जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षण, ये बात की गई जो जस्ट ऊपर से भी पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, स्थानीय शासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं? तो ये आपका संविधान द्वारा प्रदत्त होती हैं। डी वाला उत्तर एकदम लल्लन टॉप है। स्थानीय शासन जिसे जिसे स्वशासन भी कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे स्वशासन भी कहते हैं, की शक्तियाँ वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त की जा रही हैं। जैसा कि भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला स्थानीय स्वशासन सरकार को माना जाता है। कथन कौन सा सही कथन है? तो स्थानीय स्वशासन राज्य सरकार से प्राधिकार प्राप्त करती है, उसके अधीनस्थ होती है। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाती है, यहाँ पर स्थानीय स्वशासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सी वाला एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन को कहा जाता है। दूसरा, अगला सवाल, स्थानीय सरकार नाम की संस्थाएं होती हैं। स्थानीय सरकार नाम की संस्थाएं होती हैं, तो ये आपका केवल प्रजातांत्रिक देशों में होती हैं। ठीक है, जो स्थानीय सरकार जो होती हैं केवल प्रजातांत्रिक देशों में होती हैं। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का आशय क्या होता है? तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का आशय होता है ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन की बात करता है, तो उसे पंचायती राज से संबंधित है। तो अभी जस्ट ग्राम स्तर, क्षेत्र स्तर और आपका जिला स्तर, 3 प्रकार के स्तर की बात की गई है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में सामान्यतः 2 बार होती है। ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति कहा जाता है। ठीक है भाई साहब।
आगे बात करते हैं किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया था, तो ये आपका रिपन महोदय थे। ठीक है, रिपन 1882 में रिपन ने जो प्रस्ताव जारी किया वह भारत में स्थानीय स्वशासन के नवीन दर्शन का प्रतिपादन करता है। लॉर्ड रिपन के इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वायत्त शासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है, तो आपका पंचायती राज तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित तो पंचायती राज पद्धति तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में पारित 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। संविधान के भाग 9 में 243 से 243 ए से 243 ओ तक इसमें चर्चा की गई है। अगला सवाल है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपके पी.वी. नरसिम्हा राव थे। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, तो आपका 1992-93 में जोड़ा गया था। 93 में जोड़ा गया। ठीक है, तृतीय तल कौन सा, आपका पंचायती राज वाला। ठीक है, जस्ट अभी ऊपर पढ़ा गया था, पंचायती राज को तृतीय तल कहा जाता है। अगला सवाल, जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, तो आपका बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित की गई थी। और अगर बात की जाती है 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जो अंतिम रूप से पंचायती राज के नाम से जाना गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार जिसे बलवंत राय मेहता को ही कहा जाता है, जिनके अनुसार जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत निर्मित किया था, बलवंत राय मेहता ने किया था। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार तो पहला दिया है, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। सही बात है, केवल जिला एवं ये गलत हो जाएगा, ये वाला ही आपका उत्तर सही हो जाता है। अगला सवाल है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति हो जाती है। आगे बात करते हैं, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के ह्रास के लिए अशोक मेहता समिति द्वारा कौन से कारण बताए गए थे। ठीक है, कौन से कारण बताए गए थे, तो अधिकारी तंत्र की भूमिका, बिल्कुल। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, दूसरा भी सही है। फिर आपका लेक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल स्पष्टता का अभाव, सही है। लिंग समता का अभाव, ये गलत है। डी, चौथा वाला पॉइंट आपका गलत है। 1 2 3 आपका सही हो जाता है। ओके, इसलिए आपका असफलता की बात करता था पंचायतों के। अगला, किस कमेटी ने यह प्रस्ताव दिया रखा था कि पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव पार्टी लाइन पर किए जाएं। ठीक है, तो ये अशोक मेहता समिति, अशोक जी ने कहा था 1977 में। अगर बात करते हैं 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने अशोक मेहता समिति की अध्यक्षता में एक नई समिति गठित की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में 1978 में प्रस्तुत की। मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं। पंचायती राज का ढांचा त्रिस्तरीय के स्थान पर ध्रुव स्तरीय होना चाहिए। पहला जिला स्तरीय, दूसरा मंडल स्तरीय होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया था, जिला परिषदों का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होना चाहिए। जिले की समस्त विकास गतिविधियां जिनका संचालन अब तक राज्य द्वारा किया जाता है, जिला परिषद द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, जिला परिषद द्वारा किया जाना चाहिए। और क्या सिफारिश दी थी, इन्होंने कहा था जिलाधिकारी को जिला परिषद के अधीन किया जाना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष गैर सरकारी व्यक्ति होना चाहिए। जिला परिषद व मंडल पंचायतों को पर्याप्त संसाधन हस्तांतरित किए जाने चाहिए। 5वां पॉइंट उन्होंने बताया था, पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों को भाग लेने की सुविधा होनी चाहिए। इन संस्थाओं के चुनाव समय पर अनिवार्यता होनी चाहिए। न्याय पंचायत बनाने का सुझाव इन्होंने दिया था। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान, तो उन्होंने 2 स्तरीय की बात की थी। कितने, 2 स्तरीय की। अशोक मेहता समिति का गठन किस सरकार में किया गया था, तो मोरारजी देसाई की सरकार में किया गया था। भारतीय मंडल पंचायत की प्रस्तुति की गई थी। भारतीय मंडल पंचायत की संस्तुति की गई थी, तो ये अशोक मेहता समिति द्वारा की गई थी। किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत की बनाने की शर्त, तो अशोक मेहता समिति ने ही कही थी। ठीक है, अशोक मेहता समिति। दूसरा वाला उत्तर आपका भाई साहब सही हो जाता है। एल एम सिंघवी समिति की सिफारिश में यहाँ पर अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर
गाँव के एक समूह के लिए न्याय पंचायत बनाई जानी चाहिए, ये गलत है क्योंकि अशोक मेहता समिति ने कहा था ये पंचायती राज संस्थाओं के लिए संवैधानिक दूसरा वाला सही है। और बात करते हैं ग्राम पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन, तो ये भी आपका सही तो अच्छा है। अशोक मेहता समिति और आपका बलवंत राय मेहता लगभग समान था, तो यहाँ पर 1, 2, 3 मतलब तीनों पॉइंट आपके सही हैं। एल एम सिंघवी समिति की प्रमुख सिफारिश थी कि गाँव के एक समूह के लिए न्याय पंचायतें बनाई जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया था ग्राम पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। पंचायती राज पर गठित की गई किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने और संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया था? एल.एम. सिंघवी समिति। 1986 वाला सही है, उत्तर वाला दूसरा वाला सही है। पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित कौन सी समिति नहीं है? ठीक है, तो अशोक मेहता समिति सही है, 1977 की है। जी.वी. के राव समिति भी है, ठीक है। बी.आर. मेहता समिति भी है। संतानम समिति ये आपका नहीं है। संतानम समिति आपका ये भ्रष्टाचार विरोधी समिति थी, ठीक है, भ्रष्टाचार से संबंधित थी। वाह वाह, क्या बात है। कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? एल.एम. सिंघवी है, 1986। शादी कल एक समिति है, अशोक मेहता समिति है। दिनेश गोस्वामी समिति नहीं संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति आपका चुनाव से संबंधित है, चुनाव सुधार से संबंधित है। अन्य और आगे बात करते हैं यहाँ पर पी.के. थुंगम समिति 1988, शादी कलिक 1964। अगला सवाल है भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर आपका कालानुक्रम लगाना है। कालानुक्रम तभी लगा सकते हो जब आपको पता होगा। तो एल.एम. सिंघवी समिति 1986, पी.के. थुंगम समिति, अशोक मेहता समिति आपका 1977, बलवंत राय मेहता समिति 1957 और पी.के. थुंगम समिति कब आई थी? तो ये आपका 1988, पी.के. 88, पी.के. 88, पी.के. 88, ठीक है। और जी.वी. के राव 85, जी.वी. के राव 85। अब मैच करा लेना इसमें। कह रहा है सही से भैया कालानुक्रम लगाओ। कालानुक्रम लगाना है तो आपका अशोक मेहता समिति आती है 77 में, एल.एम. सिंघवी समिति आती है 1986 में, बलवंत राय मेहता समिति आती है 1957 में, जी.वी. के राव समिति आती है कब आती है भाई साहब? तो ये आती है 1985 में, ठीक है। चलिए डन, आगे। अगला कौन सा एक समिति पंचायती राज संबंधित नहीं है? तो आपका एल.एम. सिंघवी समिति है 1957 में, अशोक मेहता 1977 में, बलवंत राय मेहता 1900 अरे सॉरी एल.एम. सिंघवी 1986 में, अशोक मेहता 1977 में, बलवंत राय मेहता 1957 में, पी.वी.एन. राव समिति ये नहीं है, संबंधित नहीं है इससे, ठीक है। चलिए मैच कराते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो ये आपका 73वां संविधान संशोधन हो जाता है, सही है। नगर पंचायत की अगर बात की जाती है तो आपका 74वां संविधान संशोधन। पंचायती राज निर्वाचन अगर बात की जाती है, निर्वाचन तो 2 स्तरीय की बात करने वाले अशोक मेहता समिति थे और पंचायती राज निर्वाचन बी.आर. मेहता समिति। तो ये आपका कह रहा है कौन सा मैच कराना है, तो 1, 2, 3, 4 हो जाते हैं। तो पंचायती राज निर्वाचन देखो अच्छा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बी.आर. मेहता समिति, ठीक है। नगर पंचायत 74वां संविधान संशोधन, पंचायती राज आपका 73वां संविधान संशोधन, 2 स्तरीय आपका अशोक मेहता समिति हो जाती है, ठीक है। पंचायती राज निर्वाचन आपका 73वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए? तो आपका डिस्काउंट से ऐड करना, डी वाला 243 का डी, 243 का डी, ठीक है। इसमें घा लिखा है, डी यहाँ पर लिखा तो है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आगे बात करते हैं और ठीक है, ओके। अगला सवाल क्या है? देखो यहाँ पर अगर बात की जाती है कुछ राज्यों में जैसे आपका राज्य इससे अधिक अनुपात में आरक्षण देने के लिए स्वतंत्र हैं। ओके भैया, स्वतंत्र है। और फिर यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे जैसे कुछ स्टेट हैं जैसे आपका बिहार राज्य जो पंचायतों में महिलाओं के लिए इन्होंने 50% आरक्षण दे रखा है। वर्तमान में आपका आंध्र प्रदेश, केरला, छत्तीसगढ़ इन सभी स्टेट में अगर बात की जाती है इन सभी स्टेट्स में वर्तमान में, अच्छा बाप रे भाई, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में 50% आरक्षण है फीमेल को। पंचायती राज संस्थाओं में उत्तर प्रदेश में महिलाओं है तो कुल स्थानों का 1/3 आरक्षण स्थान दिया गया, 1/3 स्थान दिया गया, ओके।
पंचायती उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण जो किया गया, कुल स्थानों का 1/3 दिया गया, 1/3 दिया गया है। ओके, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं, तो पंचायती राज संस्थाओं में यह आरक्षित हैं। ठीक है। उत्तर कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण की बात करता है? सीटों का आरक्षण की बात करता है ये आपका 243 का डी, ये वाला उत्तर सही हो जाता है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है, क्या करता है? पंचायती राज की स्थापना, ये वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। आगे बात करते हैं, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये रोजगार बढ़ाना नहीं, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना नहीं, लोगों की राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना नहीं, लोगों को विकासात्मक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो आपका डी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। कौन कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध कराने को अधिकृत है? तो आपका राज्य विधानमंडल होगा। ठीक है, दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो आपका राज्य सूची का विषय हो जाता है, राज्य सूची का विषय हो जाता है। ये रहा भैया क्वेश्चन का वेटेज, देख रहे हो। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया, तो आपका ये राजस्थान में किया गया था पहली बार, राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। ओ इधर भी है, ठीक है। ओ 1 2 3 4 5 6 7, और इधर क्या है? 7, इधर भी कुछ है। हाँ, ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार अभी तक के सवाल पूछा गया है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात किया जाता है तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम का विधिवत उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू 1959 को राजस्थान नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी। आंध्र प्रदेश में पंचायती राज पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, तो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं कौन? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। सी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। पंचायतों में किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना समिति सम्मिलित किया गया है? तो आपका ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और आपका नगर पंचायत तो इसमें नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है, तीनों सही है। ओके, देखो इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्या है भाई? तो ये अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के अनुसार जिला योजना के अंतर्गत ऐसे विषयों का समावेश होगा जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961, नगरीय ओ भैया, ठीक है, नगरीय क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 द्वारा उल्लिखित किए गए हों। इस प्रकार उपयुक्त सभी विकल्प सत्य हैं। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही शिव है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला कहा जाता है, ग्राम सभा को ही कहा जाएगा। ठीक है, ग्राम सभा को ही कहा जाता है। ओके, भारत पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है जब से भाई साहब क्या हो जाता है, पंचायत की प्रथम अधिवेशन के लिए जो नियत तिथि होती है तब से आपका ये प्रारंभ हो जाता है कि इस वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ये सभी चीजें इसमें दी गई हैं। यहाँ पर अगर थोड़ा बात कर लेते हैं आपका, ठीक है, 243 का के जो है, अरे भैया ठीक है, 243 का जो के है वो पंचायतों के कार्यकाल का वर्णन करता है। पंचायत सदस्य बनने के लिए आपका जो एज होना चाहिए 21 वर्ष होना चाहिए। इसके अनुसार प्रत्येक पंचायत प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक कार्य करेगी। विधि द्वारा अविहित प्रक्रिया के अनुसार उसको इसके पहले विघटित किया जा सकता है। उस 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पहले यदि पंचायत विघटित कर दी जाए तो वेतन की तारीख से 5 मास के यानी 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। और समयावधि पूर्व अर्थात 5 वर्ष की पूरी अवधि की समाप्ति के पहले विघटित पंचायत जब पुनर्गठित की जाती है तो वह अवशिष्ट
अवधि के लिए ही होगी, किंतु यदि बची हुई अवधि 6 मास से कम है, 6 महीने से कम है, तो निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, अगला ही आपका नया चुनाव होगा, वो भी 5 साल के लिए। चलिए बात कर लेते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष नहीं भाई 21 वर्ष होनी चाहिए। फिर कह रहा है दूसरा वाला पॉइंट भाई साहब क्या कह रहा है? कह रहा है कि पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी होती है। हाँ, ये वाला पॉइंट सही है। ठीक है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के लिए अंदर चुनाव हो जाना, किस अवधि के अंदर, तो 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। पंचायत चुनाव होते हैं तो पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं, प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं, प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। चलिए, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया एक विषय। पंचायती राज भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो सड़कें हैं, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, तो कौन सा नहीं है? तो ठीक है, सी वाला भाई साहब नहीं है। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन की बात इसमें नहीं की गई है। ठीक है, सी वाला। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये रहे विषय आपके, स्पीड में देखते हैं, 29 विषयों के स्पीड में देखते हैं। जैसे है आपका भाई साहब कृषि विकास एवं विस्तार, भूमि सुधार, भूमि विकास सुधार, भूमि संगठन एवं संरक्षण, पशुपालन भी दिया गया है, मत्स्य पालन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य उद्योग, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, नदियों के मध्य भूमि विकास, ओ भैया वन विकास, लघु उद्योग, ग्रामीण विकास, पीने का शुद्ध पानी, खादी ग्रामों एवं कुटीर उद्योग, ईंधन एवं पशु चारा, सड़क पुल, तट जल मार्ग, संचार के अन्य साधन, वन जीवन, कृषि खेती। ठीक है, कृषि खेती, वनों में ग्रामीण बिजली व्यवस्था, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, यांत्रिक प्रशिक्षण एवं यांत्रिक शिक्षा। अच्छा भैया, ठीक है, सभी चीजें यार दी गई। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, वयस्क एवं बुजुर्ग शिक्षा, पुस्तकालय, भैया पुस्तकालय, ठीक है, बाजार एवं मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पारिवारिक समृद्धि, सामाजिक समृद्धि, समाज के कमजोर वर्ग की समृद्धि, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों शामिल हैं, लोक विभाजन पद्धति, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख, जबकि उच्च शिक्षा इसमें शामिल नहीं किया गया है। ओके, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य विषयों की जो सूची दी गई है वो किसमें दी गई है भाई साहब? जी हाँ जी, कुछ कार्य करा दो। ठीक है, कार्यों की अगर तो हाँ जी कुछ कार्य करा दो, 243 का जी बताता है। चलिए भाई साहब, 73वें संविधान संशोधन में 29 विषयों में इनमें से कौन से विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? लघु सिंचाई, पशुपालन, महिला एवं शिशु विकास, अग्नि सेवा, और फिर काजी हाउस, प्राणियों के लिए प्रतिकूलता का निवारण। तो इसमें कौन कौन से आपके भाई साहब विषय दिए गए? 1, 2, 3 वाले दिए गए हैं। अग्नि सेवा दिया गया है, महिला एवं शिशु विकास, और नहीं, अच्छा अग्नि सेवा नहीं था, कहीं पे नहीं पढ़ा गया, हम लोगों ने अभी ऊपर जब पढ़े थे। और पशुओं के प्रतिकूलता वगैरह ऐसा भी कुछ नहीं था। ठीक है, सिर्फ लघु सिंचाई, पशुपालन, महिला एवं शिशु विकास ये दिए गए। 1, 2, 3 जिंदाबाद। अगला का कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता है? भूमि एवं भूमि सुधारों का आता है भाई। ठीक है, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आता है, ये तो नहीं हो सकता। न्यायिक पुनरीक्षण, ये थोड़ी ना यार इसमें आएगा पंचायतों में, ये नहीं है। ठीक है, पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए। चलिए भाई साहब, स्रोतों पर ध्यान देना है तो ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ, कह रहा है कि पहला है वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, हाँ मिलता है। केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता मिलती है। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का आवंटन होता है। फिर आपका राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान मिलेगा। ठीक है, लेकिन नाबार्ड नहीं होता है इसमें। चलिए यहाँ पर बात करते हैं
73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक स्थिति प्रदान कर दी गई और अब उन्हें विभिन्न माध्यमों से धन प्राप्त होने लगे हैं। पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर, केंद्रीय सहकारी बैंकों की सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित आयोजनों आदि से धन प्राप्त होते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन के संबंध में कौन से गठन सही हैं? जिला योजना समिति जनपद की विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है। जिला योजना समिति की संरचना राज्य विधायिका द्वारा की जाती है। तो आपके कौन से दोनों गठन सही हो जाते हैं? दोनों गठन भाई साहब सही हो जाते हैं। प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करेगा। ठीक है, जो जिले की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजना को संगठित करेगी और जिला स्तर पर एक विकास योजना का प्रारंभ तैयार करेगी। राज्य विधानमंडल इस संबंध में निम्नोत्पन्न कर सकता है। पहला क्या कर सकता है? जिला योजना समितियों का संरचना, इन समितियों के सदस्यों के निर्वाचन का तरीका, इन समितियों की जिला योजना के संबंध में कार्य, इन समितियों के अध्यक्ष के निर्वाचन का ढंग एवं प्रक्रिया। अगला सवाल है पंचायत अधिनियम 1996 से प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुमति किसे दी गई है? किसको दी गई है? तो ग्राम सभा को दी गई है। किसको दी गई है? ग्राम सभा को दी गई है। यहाँ पर अगर बात करते हैं पंचायत अधिनियम 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुमति ग्राम सभा को प्रदान की गई है। इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र माना गया है। साथ ही ग्राम सभा अपने लोगों की परंपराओं एवं प्रथाओं, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधन तथा विवाद निवारण के परंपरागत तरीकों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सक्षम होगी। इस अधिनियम को वर्ष 1994 में स्थापित भूरिया कमेटी की सिफारिश पर पारित किया गया था। आगे बात करते हैं संसद कौन सी? भूरिया कमेटी। ठीक है, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 में अधिनियमित किया, इनमें से जिसे पेशा कहते हैं। ठीक है, पेशा एक्ट। और इसके कौन सा अभिज्ञात नहीं है? तो स्वशासन प्रदान करना सही है। पारंपरिक अधिमानों को मान्यता देना ये भी सही है। जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना, तो सी वाला भाई साहब नहीं है। ठीक है, बाकी तो आपके सभी सही है। आगे बात करते हैं यहाँ पर पंचायत में निम्नलिखित में से जो आपका 1996 का अधिनियम आया था के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका शक्ति है? तो ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। हाँ, होती है, एकदम सही है। ठीक है, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, गलत है। फिर कह रहा है अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा एवं पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक होती है। तो इसमें कौन सा भाई साहब पूछ रहा है कौन से आपके कथन सही है? तो आपका ओनली आपका 1 और 2 सही है। ठीक है, दूसरा वाला भाई साहब गलत है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करते हैं पंचायत अधिनियम 1996 के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया कि इन क्षेत्रों में ग्राम सभा को लघु वन उपजों पर स्वामित्व प्रदान करने के साथ साथ अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्राप्त है। लघु खनिजों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में खनन का पट्टा अथवा लाइसेंस प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होती है, परंतु अन्य खनिजों के खनन के संदर्भ में ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, खनन का पट्टा लाइसेंस अगर लघु खनिजों के लिए होती है। आगे बात करते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो आपका पारंपरिक वनवासी जो आपका अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों अथवा आपका दोनों की प्राकृतिक एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन सा प्राधिकारी होगा? तो इसमें भाई साहब ग्राम सभा ही तो होगी। ठीक है, ग्राम सभा होगी, डी वाला उत्तर सही हो जाता है। आगे बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मिलित की अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेगा आपका उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए, ग्राम सभा द्वारा किया जाए। ठीक है, डी वाला आपका उत्तर सही माना जाएगा। अगला सवाल है राज्यों से संबंधित किस समूह पर पेशा
जो आपका अभी जस्ट आया था, जो नहीं SC/ST वाला जो पंचायतों से अधिनियम 1996 प्रवर्तनीय नहीं है, तो ये आपका आसाम में करा, तमिलनाडु में प्रवर्तनीय नहीं है, बाकी हर जगह हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्तमान में 10 राज्य 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आते हैं। वर्तमान में 10 राज्य 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे आपका? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। इन 10 राज्यों में अपने पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन कर अपेक्षित अनुपालन कानून अधिनियमित किए गए हैं। कौन जिला परिषद का अध्यक्ष हो सकता है? तो इसके अपने सदस्यों में से निर्वाचित जो होगा भैया, वो जिला परिषद का अध्यक्ष हो सकता है। जिला परिषद का अध्यक्ष हो सकता है। पंचायती राज की सबसे ऊपरी संस्था जिला परिषद है। ठीक है, जिला परिषद ग्राम पंचायतों तक पंचायत समितियों का मूलतः नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। जिला परिषद का भी ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति की तरह अपना प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। निर्वाचित सदस्य में से एक अध्यक्ष निर्वाचित होता है। जिला परिषद की बैठक 3 माह में एक बार अवश्य बुलानी होती है। 3 माह में एक बार। जिला परिषद का कार्यकाल पहली बैठक से 5 वर्ष तक होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा आपका विचार कीजिए, कौन से आपके भाई साहब सही है, कौन से कथन सही है? तो राज्य का निर्वाचन आयुक्त तो राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, नियुक्त किया था, सही है। अगला पॉइंट है, राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की शक्ति के अलावा निर्वाचक नामावली बनाने की शक्ति भी है, सही है। राज्य के निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता। ऐसा तो यार कुछ है भी नहीं। ठीक है, हटा कहीं नहीं सकता है, हटाया जा सकता है। तो 1 2 सही है। ठीक है, ओके। यहाँ पर अगर बात की जाती है संविधान के अनुच्छेद 243 का टा मतलब टालने वाला, ठीक है, टाल दिया गया। जैसे राज्य का निर्वाचन आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उसको पंचायती द्वारा उसको राष्ट्रपति द्वारा उसी रीति आधार पर हटाया जाएगा जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति के अलावा निर्वाचक नामावली बनाने की भी शक्ति प्रदान है। यह पंचायतों व नगर पालिकाओं का निर्वाचन करवाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन बनेगा करोड़पति? हम बनेंगे। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो पंचायत के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किए जाते हैं। ठीक है, सही बात है, एकदम सही, इसमें गलत बात है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? राज्य निर्वाचन आयुक्त भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। गलत है। ठीक है, ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट, राज्य विधानमंडलों को पंचायत के निर्वाचनों से संबंधित सभी विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान होती है। सही बात है, एकदम सही है। 1 और 3 आपका सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जा सकता है, जैसे हटाया जा सकता है, जैसे अभी जैसे पढ़ा गया था ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया के आधार पर किया जा सकता है। कथन और कार्ड वाला देख लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, सही बात है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। तो भैया रहता है कि नहीं रहता है? तो गलत है, क्योंकि राज्य का रहता है, राज्य निर्वाचन आयोग का रहता है। तो यहाँ पर एक सही है, लेकिन आर गलत है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है, तो आपका राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण और निर्देशन नियंत्रण निहित होता है, तो राज्य सरकार, जो आपका राज्य निर्वाचन आयोग, डी वाला सही है। कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य वित्त आयोग है जी, फिर राज्य निर्वाचन अधिकारी कौन कौन है भाई इसमें? तो आपके
जिला पंचायत है, ठीक है, राज्य वित्त आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन अधिकारी नहीं है, ठीक है, 4 वाला नहीं है, तो आपका 1, 2, 3 उत्तर सही हो जाता है। आगे बात करते हैं आपका राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है, तो एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है, सी वाला उत्तर सही है। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों पर आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है? देखो, उत्तर प्रदेश में लागू है, फिर असम में लागू है, बिहार में लागू है, अरुणाचल में नहीं लागू। अरुणाचल प्रदेश को राज्य में कोई अनुसूचित जाति ना होने के कारण वो इसलिए नहीं लागू है, ठीक है, वहां पर कोई भाई अनुसूचित जाति है ही नहीं, तो लागू कैसे कर दे, वो फालतू का कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं कथन वगाड़ वाला। स्थानीय निकायों में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु तो उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। क्यों नहीं होगी? थोड़ा बहुत तो होगी जरूर, ठीक है, और यहाँ पर गलत है, ठीक है, वो यानी वो नहीं होती है भूमिका। 73वें संविधान संशोधन एवं 74वें संविधान संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 60वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय बना हुआ है। हाँ, ठीक है, ये बात तो सही है, तो आपका दूसरा सही है, लेकिन पहला गलत हो जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 के 3 जो आपका हाँ, तो का स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता है, तो राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करता है, उनको वित्त उपलब्ध कराने का सुझाव देता है। ये तो हाँ है, तो भागीदार इसमें। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने 21 वर्ष का भैया पूरा हो चुका। लड़ो भैया चुनाव, सब लोग फार्म भरो, जितने लोग देख रहे हो, चुनाव की बार लड़ना है, ठीक है, सबको प्रधानी चुनाव, पंचायती चुनाव लड़ना है। पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार भारत के गवर्नर, राज्य के गवर्नर को, ठीक है, स्टेट का जो गवर्नर होता है उसको प्राप्त है। स्टेट का गवर्नर 5 वर्ष के लिए गठन किया जाता है इसमें। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार भारतीय संविधान में एक नया खंड जो आपका भाग 9 पंचायत नाम से सम्मिलित है। ओके भाई साहब, आगे बात करते हैं यहाँ पर। इसके प्रावधानों के अधीन राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की वित्तीय स्थिरता की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य विधानमंडल आयोग की बनावट और इनके सदस्यों की आवश्यक अर्हताएं कौन करेगा? राज्य विधानमंडल करेगा, और अर्हता तथा उनके चुनने के तरीकों को निर्धारित कर सकता है। अच्छा, राज्यपाल आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को की गई कार्यवाही रिपोर्ट के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 का आई मतलब इनकम से संबंधित है। याद कर लो भाई साहब। ओके डन। तो कैसा लग रहा है वीडियो भैया? अगर अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नगर पालिका के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ग्राम पंचायत ये सब पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे नगर पालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो? पूरा वीडियो भैया देख के और कमेंट बॉक्स में भैया कुछ अच्छा कमेंट कर दिया करो यार, कुछ भी तो कर दिया करो, कम से कम लाइक कर दिया करो आप वीडियो को, मेहनत पड़ती है सब भाई। और दूसरा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नगर पालिका के साथ में मिलेंगे।